Good morning students. Our today's class 12th commerce subject accountancy chapter 4th admission of a partner. Admission of a partner जो है वो हमारा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे हमें ध्यान से समझना होगा। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मीनिंग क्या होता है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर मीन्स एंट्री ऑफ ए न्यू पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। यानी कि फर्म में एक नया पार्टनर तभी प्रवेश ले सकता है जब जो दूसरे पार्टनर्स है, जो ओल्ड पार्टनर्स है, वो सभी इसके लिए सहमत हो। फॉर एग्जांपल्स, एक फर्म है, उसके अंदर दो पार्टनर्स है ए और बी। सी जो है वो उस फर्म में एडमिटेड होना चाहता है, तो सी जो होगा वो कब एडमिट हो पाएगा? जब ए और बी दोनों उसके एडमिटेड होने के लिए सहमत होंगे। तो नया पार्टनर कब एंट्री ले सकता है? जब ओल्ड पार्टनर सहमत हो। द इनकमिंग पार्टनर विल ब्रिंग कैश एज कैपिटल फॉर बिजनेस। जो नया पार्टनर होगा वो बिजनेस में क्या क्या लेके आएगा? सबसे पहले वो लेके आएगा कैपिटल, यानी कि पूंजी। किस? कैश के रूप में। वो कुछ ना कुछ पैसा लेके आएगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर जो है जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था वो भी कुछ ना कुछ पूंजी लगाकर ही उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। अब जो नया पार्टनर आ रहा है उसे भी कुछ ना कुछ पूंजी जो है बिजनेस को देनी पड़ेगी। वो किस रूप में लाएगा? कैश में। और क्या क्या लेके आएगा? ही आल्सो ब्रिंग कैश एज गुडविल टू कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर्स हु सैक्रिफाइसेस। नया पार्टनर जो है अपने हिस्से की गुडविल यानी कि ख्याति लेकर के आएगा। किस रूप में? कैश में। गुडविल जो वो कैश में भी ला सकता है, अदर देन कैश भी ला सकता है, इसे हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। वो गुडविल लेके आएगा, किस लिए लेके आएगा? कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर्स हु सैक्रिफाइसेस। जो भी पार्टनर, जो पुराने पार्टनर्स हैं, उन्होंने जो अपना हिस्सा त्याग किया है उनको क्षतिपूर्ति देने के लिए। मान लीजिए पहले हमारे पिछले साल का प्रॉफिट जो था वो 20,000 था। पहले वो 20,000 दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होता था, लेकिन अब अगर सी को वो एडमिटेड कर रहे हैं तो वो हिस्सा जो है प्रॉफिट का सी को भी दिया जाएगा। तो जहां उन्होंने 20,000, मान लो पहले वो 10,000 इक्वल हिस्सा ले रहे थे, लेकिन सी को शामिल करने से उन्हें कुछ ना कुछ कम रुपए जो है प्रॉफिट में से वो मिलेंगे। तो उन्होंने जो हिस्सा त्याग किया है, पार्टनर जो गुडविल लेके आएगा, उन्हें जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उन्हें उसके द्वारा कंपनसेट किया जाएगा। जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिटेड होता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं फर्म पर? सबसे पहला होता है ओल्ड पार्टनर्स कम्स टू एन एंड एंड पार्टनरशिप कम्स टू इनटू एग्जिस्टेंस। जो पुरानी पार्टनरशिप होती है, जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो तो ख़त्म हो जाता है, और जो नई पार्टनरशिप है वो जो है हमारे सामने अस्तित्व में आती है। इसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म भी हम बोलते हैं। सेकंड है न्यू पार्टनर विल गोइंग टू हैव फॉलोइंग राइट्स। नया पार्टनर जब फर्म में आएगा तो उसे क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे? प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म के जो भी प्रॉफिट होंगे उनमें उसे हिस्सा दिया जाएगा। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, जो भी फर्म की संपत्तियां हैं और जो भी दायित्व है उनमें उसे जो है हिस्सा दिया जाएगा। किस रूप में दिया जाएगा? रीवैल्यूड। जो वैल्यू है एसेट्स और लाइबिलिटीज की वो रीवैल्यूड होनी चाहिए, यानी कि जिस टाइम सी ने, नए पार्टनर ने एडमिशन लिया है उस टाइम उनकी वैल्यू क्या है। अगर किसी संपत्ति में कमी हुई है या इसकी वैल्यू में इंक्रीज हुआ है तो जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो ओल्ड पार्टनर जो है अपने ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। सी के एडमिटेड होने के बाद जो एट प्रेजेंट उन एसेट्स और लाइबिलिटीज की जो वैल्यू है वो ही हमें शो करनी होगी अपनी बुक्स में। एनी अदर राइट, अगर उसे हम कोई और अधिकार दे रहे हैं तो वो भी जो है हमें उसे देना पड़ेगा और हमें हमारे एग्रीमेंट में लिखना होगा। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रीवैल्यूड। यहाँ की हमने पढ़ा था कि सी पार्टनर जो है उसको हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज में हिस्सा देना होगा। किस वैल्यू पे देना होगा? रीवैल्यूड, यानी कि मूल्यांकित वैल्यू होनी चाहिए। जिस टाइम सी ने एडमिशन लिया है उस टाइम उसकी वैल्यू क्या है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रीवैल्यूड। क्यों रीवैल्यूड की जाएगी? उनका जो है रिवैल्यूएशन क्यों किया जाएगा एसेट्स और लाइबिलिटीज का? क्या कारण है इसका? रीजन है टू शेयर एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। जो भी संपत्तियों में इंक्रीज और डिक्रीज हुए हैं उन्हें जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करने के लिए। मान लीजिए पहले हमारे पास कोई
भूमि थी उसकी वैल्यू 10 लाख थी, लेकिन अब उसकी वैल्यू 20 लाख है। तो 10 लाख जो इंक्रीज हुआ है ये किसका प्रॉफिट है? ओल्ड पार्टनर्स का है। तो ये 10 लाख जो है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। एक तो जो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है वो रिवैल्यूड होनी चाहिए, यानी कि उनका एट ए टाइम जो वैल्यू है वो हमें दी जानी चाहिए। सेकंड क्या है, गुडविल भी हमारी रिवैल्यूड होनी चाहिए। क्या कारण है गुडविल को रिवैल्यू करने का? टू कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बाय ब्रिंगिंग द शेयर्स ऑफ गुडविल बाय न्यू पार्टनर। तो गुडविल जो है हमें क्यों कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि जो नया पार्टनर है उसे कितनी गुडविल लेके आनी होगी, इसके लिए हमें जो गुडविल है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मान लीजिए हमने रिवैल्यूड, हमारी वैल्यू आती है गुडविल की 10 लाख और हमने हिस्सा दिया है 1/5 सी को, तो उसे कितनी गुडविल लेके आनी होगी? 2 लाख रुपए एज ए गुडविल उसे लेके आने होंगे फर्म में। नए पार्टनर को कितनी गुडविल लेके आनी होगी, इसके लिए हमें अपनी जो गुडविल की वैल्यू है उसको रिवैल्यूएट करना होगा। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। जब नया पार्टनर फर्म में आएगा तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट की जाएगी? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग जो आएगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की कितनी कैपिटल है वो। गुडविल क्या होगी हमारी? रिवैल्यूड। किस लिए रिवैल्यूड करेंगे हम? ताकि पार्टनर को कितनी गुडविल लानी है इसका पता लगाया जा सके। प्रॉफिट एंड लॉसेज, जो भी प्रॉफिट है जो भी लॉसेज है एक्यूमुलेटेड, यानी कि पिछले कई सालों के जो प्रॉफिट एंड लॉस इकट्ठे हुए हैं उन्हें हमें दोबारा से रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। रिजर्व में क्या क्या चेंजेस हुए हैं? जो पुराने रिजर्व हैं हमें पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में हमें डिवाइड करने होंगे। एनी अदर इफ एग्रीड, अगर कोई और एडजस्टमेंट है जो हमें कही गई है वो हमें करनी पड़ेगी। तो ये जो हम सबसे पहला हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, तो हमें जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो NPS वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें केस दिए होते हैं। तो सबसे पहला केस है हमारे पास A एंड B आर पार्टनर 5:3, C इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर और 425%। अगर हमें 1/4 दिया हुआ है तो हम सीधा ही 1/4 कर लेंगे। अगर 25% दिया तो 25/100 1/4 आएगा इसका भी। तो इसे हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहले हमें ए का हिस्सा कितना दिया हुआ है? ए का हिस्सा हमें दिया हुआ है 5/8। बी का हिस्सा दिया हुआ है हमें 3/8। तो अब हमें टोटल जो शेयर है, टोटल प्रॉफिट है जो फर्म का वो निकालना पड़ेगा। तो फर्म का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5/8 प्लस 3/8, जो टोटल शेयर है वो हम निकाल लेंगे। 5/3, 5 + 3 8/8। तो फर्म का टोटल प्रॉफिट क्या आ जाएगा? 1। लेट टोटल प्रॉफिट क्या है हमारा? लेट टोटल प्रॉफिट 1 है टोटल प्रॉफिट। सी को कितना दिया? 1/4। तो 1 में से 1/4 तो हमने सी को दे दिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना रहेगा? 1 - 1/4 3/4। ये जो 3/4 है, ये 3/4 हिस्सा है, इसमें से अब ए और बी किस प्रकार से अपना हिस्सा लेंगे? ए का हिस्सा कितना आएगा? ए इज इक्वल टू 3/4 है, कितना हिस्सा था उसका ओल्ड? 5/8। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/8, ये आ जाएगा हमारे पास 15/32। इसी प्रकार से बी का कितना दिया है हमें? ये 3/4 में से बी को कितना मिलेगा? ओल्ड रेशियो कितना था? 3/8। तो इसका आ जाएगा 9/32। इसी प्रकार से सी का हमें दिया हुआ है 1/4। इन सब का टोटल हिस्सा निकालने के लिए हमें सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, 32 और 32 का कितना आएगा? 32। तो
ये तो हमारे पास आ जाएगा 15, 9 और 4 8 32, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, तो 15, 9, 8, ए, बी और सी। तो टोटल जो हमारा रेशियो वो किस प्रकार, न्यू प्रॉफिट रेशियो जो है हमारा एनपीएस वो कितना होएगा 15:9:8। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट केस जहाँ हमें दिया हुआ है कि हमें जो है टोटल प्रॉफिट में से 1/4 शेयर सी को देना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट को 1 मानेंगे, उसके बाद रिमेनिंग जो हिस्सा होएगा और इसे ओल्ड रेशियो में हम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे और इन तीनों का एलसीएम लेकर के जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एनपीएस जो है हमारा वो निकाल लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट केस है। इससे आगे के जो केस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक्स।